हिंदी के भगीरथ साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद विषयक कार्यक्रम के इस दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम के पहले भाग में आपने मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं जीवन दर्शन के बारे में जाना समझा। कार्यक्रम के दूसरे भाग में कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के कृतित्व और भारत एवं विदेश में उनके साहित्य के महत्व को रेखांकित किया गया है। इस कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए कई स्थलों पर कल्पना का सहारा भी लिया गया है। प्रेमचंद के साहित्य में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियां उजागर हुई हैं। शुरुआती दौर में प्रेमचंद का लेखन आदर्शोन्मुख रहा है। बाद में इसमें यथार्थोन्मुखता बढ़ती चली गई है। प्रेमचंद का रचना संसार बहुत विस्तृत है। उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं। असरारे माबिद उर्फ देवस्थान रहस्य, हम खुरमा व हम सवाब, प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र। आइए इनमें से कुछ उपन्यासों के बारे में चर्चा करें। सेवा सदन और निर्मला में अनमेल विवाह, दहेज की समस्या और पीड़ित महिलाओं का रेखांकन है। मिलो। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है सियारा। शाबाश। वरदान और प्रतिज्ञा में मध्यम वर्गीय समाज में प्रचलित विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा की समस्या को दिखाते हुए उसका समाधान सुझाया गया है। प्रेमाश्रम और कायाकल्प में सामाजिक रूढ़ियों, आस्थाओं और अंधविश्वास की चक्की में पिसते किसान की गाथा है। साथ ही जमींदार, महाजन और धर्म के ठेकेदारों द्वारा किया जाने वाला शोषण भी दिखाया गया है। रंगभूमि में भारतीय जमींदारों की मानसिकता तथा अंग्रेजी शासन द्वारा जनता के शोषण को दर्शाया गया है। इस उपन्यास में सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से प्रेमचंद जी ने गांधीवादी दर्शन का महत्व बताया है। चमक दमक वाला जीवन जीने की अभिलाषा को पूरा करने के लिए गबन उपन्यास में प्रेमचंद जी ने नायक को रुपयों का गबन करते हुए दिखाया है। ये उपन्यास स्त्री विमर्श का संकेत करता है। ये अदालत मुल्जिम दिनेश और उसके साथियों को मुजरिम करार देती है। कर्मभूमि में प्रेमचंद ने आजादी की लड़ाई और जन जागरण की परिस्थितियों को उजागर करते हुए जीवन को खेल की तरह जीने का संदेश दिया है। प्रेमचंद को बचपन में मां का प्यार नहीं मिल पाया था। यह व्यथा कर्मभूमि में चंद्रकांत के इस कथन में मिलती है। बचपन वह उम्र है जब इंसान को मोहब्बत की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। उस वक्त पौधे को तरी मिल जाए तो जिंदगी भर के लिए उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। मेरी मां के देहांत के बाद मेरी रूह को खुराक नहीं मिली। वही भूख मेरी जिंदगी है। गोदान किसान के जीवन की गाथा है। गोदान में एक साधारण किसान को नायक बनाना भारतीय उपन्यास परंपरा की दिशा बदल देने जैसा था। उपन्यास में किसान के मजदूर बन जाने का यथार्थ है। इसमें दलित, शोषित वर्ग के प्रति होने वाले अत्याचार का विरोध है। यह प्रेमचंद का महाकाव्यात्मक उपन्यास है। होरी किसान से मजदूर बनने को विवश है। जीवन के अंतिम समय में भी गोदान का दंश उसका पीछा नहीं छोड़ता।
नाड़ी तो डूब रही है धनिया। यह बखत है गोदान कराए दो, होरी बैकुंठ पार कर लेगा। होरी की पत्नी धनिया ने उस दिन सुतली बेचकर 20 आने कमाए थे। अंटी खोलकर धनिया होरी के ठंडे हाथ में 20 आने रखकर कहती है, बस यहाँ 20 आने की रोजगारी है, हमारी जमा पूंजी। चलो सही है, ये इनका गोदान है। प्रेमचंद मानते थे कि जिस उपन्यास को समाप्त करने के बाद पाठक अपने अंदर उत्कर्ष का अनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उठें, वही सफल उपन्यास है। उनके अनुसार यथार्थवाद यदि हमारी आंखें खोल देता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है। वही उपन्यास उच्च कोटि के समझे जाते हैं जहां यथार्थ और आदर्श का समावेश हो। उसे आप आदर्शोन्मुख यथार्थवाद भी कह सकते हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य की विशेषता यह है कि वे यथार्थ के कथाकार हैं। यथार्थ बहुत सघन होता है। यथार्थ में राजनीति भी होती है, समाज भी होता है, परिवार भी होता है, व्यक्ति भी होता है, भीतर भी होता है, बाहर भी होता है, और दुख भी होता है, सुख भी होता है, मूल्य भी होता है, मूल्यहीनताएँ भी होती हैं। तो यथार्थ बड़ा एक संश्लिष्ट सा, बड़ा संश्लेष सा शब्द है, और प्रेमचंद ने इसी यथार्थ को अपने कथा साहित्य का आधार बनाया है। बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद जी को सर्वप्रथम उपन्यास सम्राट से संबोधित किया था। उपन्यासों के अतिरिक्त प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां भी लिखी हैं। हाँ, उनके 2 दर्जन से भी अधिक कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। हाँ, जैसे सप्त सरोज, नमक का दरोगा, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, 5 फूल, प्रेम चतुर्थी, प्रेम पंचमी, प्रेरणा और समर यात्रा आदि। जानते हैं, इन सभी संग्रहों की कहानियां मानसरोवर में संकलित हैं। ये कहानियां समय समय पर जमाना, सरस्वती, चांद, हंस, माधुरी, जामिया आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आइए देखते हैं इनकी एक कहानी ईदगाह। ईदगाह प्रेमचंद की चर्चित कहानी है। ईदगाह की कथा कुछ इस प्रकार है। 4-5 साल का एक बालक है जिसका नाम है हामिद। उसके माता पिता का इंतकाल हो चुका है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। दादी ने उसे बता रखा है कि उसके अब्बा जान और अम्मी जान रुपए कमाने और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाने गए हैं। हामिद प्रसन्न है। अब्बा और अम्मी के आने पर वो अपने दिल की सारी हसरतें पूरी कर लेगा। तब देखेगा वो कि महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। आज ईद है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। ईद का त्योहार और घर में दाना नहीं। उसे सेवैयां बनानी है। बच्चे ईदगाह जाने को बेचैन हैं। संभाल कर रखे 2 आने में से अमीना उसकी जेब में 3 पैसे रख देती है ताकि वो भी और बच्चों की तरह हंसी खुशी से ईद मना सके। हाट में सभी बच्चे कुछ कुछ खरीदते हैं। हामिद का मन उन चीजों को देखकर ललचाता है, पर वो मन मार कर रह जाता है। बच्चे उसे चिढ़ा चिढ़ा कर अपनी खरीदी चीजें उसे दूर से तो दिखाते हैं,
पर छूने कोई भी नहीं देता। मिट्टी के खिलौने, मिठाई के बाद लोहे की बनी चीजों की दुकान आती है। यहाँ से हामिद एक चिमटा खरीदता है। खिलौने के बजाय चिमटा खरीदा है। लाल, पीली, हरे, नीले। अरे ये चिमटा क्यों ले लिया पगले? अब अपने बिस्ती को गिरा के देख, सारी हड्डियाँ चूर चूर हो जाएंगी। तो ये चिमटा खिलौना है क्या? खिलौना कैसे नहीं? अब देख, कंधे पे रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मैं मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ, और एक जमा दिया ना, तुम्हारे सारे खिलौनों की जान निकल जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे खिलौने जितना भी जोर लगा ले, मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अरे अरे हामिद भाई, यार मेरा खिलौना ले ले, मुझे चिमटा दे देना यार। तू मेरी बिस्टी ले ले भाई, तू मुझे अपना चिमटा दे दे। भाई नहीं नहीं, तू मेरे दोनों खिलौने ले ले, मुझे दे दे वो चिमटा। दे देना भाई, दे देना मुझे वो चिमटा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा अपना चिमटा मैं। नहीं नहीं, मैं अपना चिमटा बिल्कुल नहीं दूंगा। चिमटा दादी क्या बना रही हो? अरे आ गया तू? ये चिमटा कैसा है रे? कहाँ से लाया? दादी मैंने मोल लिया है। अच्छा, क्या पैसे में? 3 पैसे दिए। कैसा बेसमझ लड़का है, हैं? दोपहर का गया, ना कुछ खाया ना पिया, अब आया है और लाया क्या है? चिमटा। अरे पूरे मेले में तुझे और कोई चीज नहीं मिली थी लाने के लिए, जो तू ये लोहे का चिमटा उठा लाया? दादी तवे से आपके हाथ जल जाते थे ना, इसलिए मैं ये चिमटा लाया। क्या? मेरे लिए? दादी दादी तो कैसी लगी ये कहानी आप सबको? बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। अंत भावुकता से भरा था। प्रेमचंद ने कुछ नाटक भी लिखे हैं, जैसे करबला, संग्राम, तजुर्बा, प्रेम की वेदी और रूहानी शादी। प्रेमचंद के 2 निबंध संग्रह भी प्रकाशित हैं, कुछ विचार तथा कलम, त्याग और तलवार। पता है, इन निबंध संग्रहों में प्रेमचंद की भाषा और साहित्य संबंधी विचार हैं। इन निबंध संग्रहों में उनके कुछ भाषणों का संकलन भी है। प्रेमचंद का मानना था कि प्रत्येक परिवार और व्यक्ति को अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार समाज और राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। प्रेमचंद ने अपने भाषण में रूढ़िवाद, व्यक्तिवाद, संकीर्ण सौंदर्य दृष्टि तथा अलंकारवाद पर खूब प्रहार किया। और हाँ, उन्होंने साहित्यकारों का आह्वान किया कि वे सक्रिय और जीवित साहित्य की रचना करें। साहित्य के संबंध में प्रेमचंद की मान्यताएं इस प्रकार हैं। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति न मिले, हम में शक्ति और गति न पैदा हो, हमारा सौंदर्य प्रेम न जागृत हो, जो हम में सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची दृढ़ता न उत्पन्न करे, वह आज हमारे लिए बेकार है। वह साहित्य कहाने का अधिकारी नहीं है। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो,
जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो जो हम में गति और बेचैनी उत्पन्न करे, सुलाए नहीं। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। साहित्य की अन्य विधाओं में भी उन्होंने लेखन किया है। प्रेमचंद ने दुर्गादास और महात्मा शेख सादी की जीवनियां लिखी हैं। और पता है, प्रेमचंद ने बच्चों के लिए भी अनेक कहानियां लिखी हैं, जो जंगल की कहानियां, कुत्ते की कहानियां, मनमोदक और रामचर्चा में संकलित हैं। सन 1933 में प्रेमचंद ने आपके लिए जीवनसार आत्मकथा भी लिखी है। पत्रकार के रूप में प्रेमचंद ने हंस, सरस्वती, माधुरी और जागरण जैसी लोकप्रिय पत्रिकाओं का भी संपादन किया है। राजेंद्र यादव जी के अनुसार प्रेमचंद ने सिर्फ उपन्यास, कहानियां, निबंध और टिप्पणियां ही हमें नहीं दी हैं, हंस पत्रिका भी दी है जो हमारे मानसिक क्षितिज का विस्तार करती है। प्रेमचंद लेखक और संपादक व पत्रकार के अगर 19-20 का हम निर्णय करना चाहें तो यह एक कठिन कार्य होगा। प्रेमचंद ने माधुरी, मर्यादा, जागरण, हंस जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया। स्वदेश और जमाना में वो निरंतर लिखते रहे। हंस को उन्होंने साम्राज्यवाद विरोधी चेतना की एक महत्वपूर्ण पत्रिका के रूप में स्थापित किया। सांप्रदायिकता, छुआछूत, अंधविश्वास, मजदूरों और किसानों, साथ ही साथ उन्होंने उपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति पर खुद भी लिखा और लोगों से लिखवाया भी। उन्होंने संकीर्ण राष्ट्रीयता को कभी भी समर्थन नहीं दिया। उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में उन्होंने अनेक रचनाओं का अनुवाद किया है। गोल्सवर्दी, लियो टॉल्स्टॉय, रविंद्रनाथ टैगोर आदि की अनेक रचनाओं के अनुवाद से उन्होंने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया है। दुनिया भर के विद्वानों ने उनके साहित्य के योगदान को स्वीकार किया। इसीलिए तो प्रेमचंद के साहित्य का अनुवाद भी अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं में हुआ है। विदेश में सन 1930 में वारानिकोव ने सबसे पहले प्रेमचंद साहित्य की पुस्तकों का अनुवाद रूसी भाषा में किया था। नॉर्वे में भारतीय भाषाओं के विद्वान हैं गे किंगफिशर। वे मुंशी प्रेमचंद और उनके साहित्य से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना नाम प्रेमचंद ही रख डाला। क्या बात है। उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रेमचंद ने भाषा को सहज बनाने तथा एक नए सामाजिक यथार्थवाद को अपनाने पर बल दिया। यही उनकी सफलता और लोकप्रियता का रहस्य है कि वे अपनी हिंदी को किसानों की भाषा के इतना नजदीक ले आए, इतना नजदीक कि दोनों एक ही मालूम होती हैं। इसे कहते हैं महान साहित्यकार। बहुत अच्छा। जी जी, प्रेमचंद दरअसल भारतीय समाज की आत्मा के कथाकार थे। उनके किरदारों में आज भी भारतीय समाज धड़कता है। ये कहना कि वो पुराने हो गए हैं, मेरे ख्याल से ये गलतफहमी है, क्योंकि आज भी भारत का 80% किसान जिस तरह से परेशान है और जिस तरह की हमारी समस्याएं हैं, हो सकता है उनका रूप अलग हो, लेकिन समस्याएं उसी तरह जड़ हैं। प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी भाषा का प्रचार किया। उनकी सहज, सरल, साधारण मुहावरेदार भाषा आसानी से समझ में आ जाती है और गहराई से दिल में उतरकर अपना प्रभाव डालती है। उनका मानना था कि आदर्श व्यापक हो तो भाषा अपने आप सरल हो जाती है। प्रेमचंद के साहित्य ने अनेक फिल्मकारों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। के सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई, जिसमें प्रसिद्ध गायिका सुब्बालक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सन 1963 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्में बनी। वो तवायफ के घर से जो तुमने गहने चुराए हैं, कौन सी तवायफ? ये सब तुम अदालत में पूछना। 17 साल को जाना चाहते हो ना तुम? 17 साल क्यों? हम तुम्हें सारी उम्र के लिए भिजवा देंगे। क्या समझ रखा तुमने हमें?
मृणाल सेन ने 1977 में प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका उरी कथा नाम से एक तेलुगु फिल्म बनाई, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। सत्यजीत राय ने उनकी 2 कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई। 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति। शतरंज का एक अहम उसूल है जो कभी तोड़ा नहीं जाता। कौन सा उसूल? जिस मोहरे को हाथ लगा लिया उसी का चलना लाजमी है। तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कह सकते? और तुम्हें क्या अपने आप को नवाबजादा कहलाते हो? क्या हुआ? सुबह से कुछ खाया नहीं महाराज। काम पूरा करके अपने घर जाना और खाना डट के। वर्ष 1980 में उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी बहुत लोकप्रिय हुआ था। सुना है 3 लड़के हैं पहली शादी से। क्या करती? और 2 जगह बात चलाई थी, लेकिन दहेज बहुत बड़ा और नकद था। इनके अलावा उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक कर्मभूमि बहुत लोकप्रिय हुआ था। बड़े घर की बेटी है, पढ़ती लिखती है, अपनी माँ से पैसा मंगवाती है, न तुमसे पैसे के लिए लड़ती है, न मेरे ही पैसे को छूती। अब और क्या चाहिए तुमको? गुलजार ने गोदान पर तहरीर मुंशी प्रेमचंद की शीर्षक से फिल्म बनाई। राम सेवक है ना, राम सेवक को जाना था। अरे वो जो सोना की शादी में आए थे, अरे वो तो बहुत बुढ़े हैं। ना बुढ़ा तो नहीं, पैधेड़ है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और अन्य संस्थाओं ने भी प्रेमचंद की कहानियों का फिल्मांकन किया है। ये नमक की गाड़ियां कहाँ से आ रही हैं और कानपुर किस लिए जा रही हैं? अरे साहब, नमक छोड़िए, आप कोई मीठी बातें कीजिए। वजीर खां। जी साहब। हथकड़ी लगाओ इन्हें। अच्छा सुनो, वो 3 रुपए दे दो, उसको देकर कर्जा चुका देता हूँ। कंबल की तदबीर हम बाद में सोच लेंगे। कर चुके तुम कंबल की दूसरी तदबीर। कौन तुम्हें कंबल खैरात में दे देगा? प्रेमचंद जी स्वयं फिल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने 1934 में मजदूर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, पर फिल्म जगत उनको रास नहीं आया और आर्थिक परेशानियों के बावजूद वे मुंबई से वापस लम्ही आ गए। उन्होंने संकल्प लिया था कि उनके अल्फाज देश भर में जज्बातों की लौ तेज करेंगे। प्रेमचंदोत्तर कथा साहित्य में जिन नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ, वे प्रेमचंद की अंतिम रचनाओं में मिलती हैं। मैं ये मानती हूँ कि प्रेमचंद विश्व के एक ऐसे जन कथाकार हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं। मैक्सिम गोर्की, टॉल्स्टॉय, डॉस्टोयेव्स्की, हेमिंग्वे, जो भी विश्व के बड़े क्लासिक्स लेखक रहे हैं और उनकी रचनाएं रही हैं, मुझे लगता है गोदान से बढ़ करके उनके मुकाबले कोई अन्य भारतीय रचना नहीं है। भले ही उपन्यास का बहुमुखी विकास हुआ, फिर भी कुछ उपन्यासकार प्रेमचंद की शैली को ही अपनाते रहे। प्रख्यात साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के अनुसार प्रेमचंद का आख्यान साहित्य अब भी हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। प्रेमचंद को हम पीछे छोड़ आए, यह दावा हम उसी दिन कर सकेंगे जिस दिन उनसे बड़ी मानवीय संवेदना हमारे बीच प्रकट हो। प्रेमचंद की जन्म शती पर भारतीय डाकतार विभाग ने 31 जुलाई 1980 को सम्मान स्वरूप उनकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया था। गोरखपुर में प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई है। उनसे संबंधित वस्तुओं का एक संग्रहालय है और उनके गांव में उनका एक स्मारक बनाया गया है। विश्व साहित्य में मुंशी प्रेमचंद के कथा साहित्य को हमेशा याद किया जाएगा। प्रेमचंद के बारे में जिन भारतीय विद्वानों ने शोध कार्य किए हैं, उनमें डॉक्टर कमल किशोर गोयनका द्वारा किया गया प्रेमचंद के साहित्य का संकलन सर्वाधिक प्रामाणिक है। उनका प्रेमचंद विश्वकोश अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। युग प्रवर्तक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के व्यक्तित्व और उनके साहित्यिक योगदान की इस संक्षिप्त जानकारी ने आपको निश्चित रूप से प्रभावित किया होगा। मानवता के इस कलमकार को
हार्दिक नमन। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।